हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक ईथर का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम यहाँ पर ईथर से रिलेटेड उसके प्रिपरेशन मेथड्स, साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देन यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ईथर का टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा है, तो इसको एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। अगर एक लेक्चर में कवर नहीं होता है तो फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो है आपका कि सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ईथर क्या होता है या ईथर ग्रुप को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अगर ऑक्सीजन यानी कि O इधर उधर एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है, अगर ऑक्सीजन जो है इधर उधर किससे जुड़ा हो, एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, तो इसे हम कहते हैं कौन सा ग्रुप, ईथर का नाम देते हैं। इतने पूरे को हम क्या नाम देते हैं, ईथर का। यानी कि ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है वो अगर एल्काइल से सेटिस्फाइड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ईथर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, ईथर का नाम देते हैं। ठीक है, जनरली जो ईथर हैं ये क्या होते हैं, एल्कॉक्सी डेरिवेटिव होते हैं। किसके, एल्केन के। किसके होते हैं, एल्कॉक्सी डेरिवेटिव किसके होते हैं, एल्केन के होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दीज आर एल्कॉक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। एल्केन का क्या है, एल्कॉक्सी डेरिवेटिव है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसे हम डाई एल्किल, ठीक है, ईथर भी या डाई एल्किल ऑक्साइड्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डाई एल्काइल या डाई एल्किल ऑक्साइड्स भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल्किल कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ऑक्साइड बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नाम क्या हो गया, डाई एल्किल ऑक्साइड का नाम देते हैं। ऑक्सीजन जो एटम ईथर में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ईथरल ऑक्सीजन। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं ईथरल ऑक्सीजन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ईथरल ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम ईथर का फंक्शनल ग्रुप देखें तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप ईथरल ऑक्सीजन ही होता है। यानी कि अगर हम ईथर का फंक्शनल ग्रुप देखें, फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसको आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसको आप ऐसे लिखते हो। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसको ऐसे लिखते हो। तो ऐसे ही ईथर का भी फंक्शनल ग्रुप है, उसको हम ऑक्सीजन दिखा करके ऐसे लिखते हैं। ये होता है फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, जो कि ईथरल ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईथरल ऑक्सीजन का नाम देते हैं। क्लियर, चलिए इसे हम डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पहली बात तो एल्कॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन कहा जाता है या डाई एल्किल ऑक्साइड कहते हैं। दूसरा यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी हम इसे कहते हैं। क्लियर, डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर कैसे कह सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम वाटर में H निकाल करके एल्काइल ग्रुप को जोड़ दें तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और फिर हम अगर वाटर मॉलिक्यूल के दूसरे हाइड्रोजन को भी एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें तो वो क्या बनाएंगे, ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि कुछ इस तरीके से, सपोज दैट दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से आपने 2 H निकाल दिए और यहाँ पे 2 R ऐड कर दिए, तो ये आपका ROR के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं वाटर डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। इसी के साथ साथ एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल, चलिए देखते हैं व्हाट इज एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का इसे हम एनहाइड्राइड भी कहते हैं।
एन हाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। कैसे हम इसको यहाँ पे बताएंगे, थर्ड पॉइंट है। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा कि इसे हम क्या कहते हैं, एल्कोक्सी डेरिवेटिव कहते हैं एल्केन का। साथ ही साथ दूसरा आपने पढ़ा, इसे हम डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। जैसा कि आपको पता है एनहाइड्राइड कैसे बनता है, कार्बोनिल ग्रुप को, कितने कार्बोनिल ग्रुप को, दो कार्बोनिल ग्रुप को अगर हम एक दूसरे से ऑक्सीजन से जोड़ दें तो ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, सपोज दैट हमारे पास क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल्स का अगर हम क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, वाटर उसमें से रिमूव करा देते हैं, तो ऐसे समय में ईथर का फॉर्मेशन होता है, ROH है। ठीक है, ROH के साथ अगला यहाँ पर एक और एल्कोहल है। तो एल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल, अगर हम यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, हमने दो एल्कोहल के मॉलिक्यूल ले लिए और ऐसे समय में बना है आपका ROR, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल। ऐसे भी एनहाइड्राइड जो है वो कार्बोनिल ग्रुप का होता है, लेकिन यहाँ पे एल्कोहल का जो है एल्काइल ग्रुप जुड़ा है ऑक्सीजन से, और दूसरे एल्कोहल का भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हम इसको कहते हैं एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप के बेसिस पर ईथर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, वो है सिंपल ईथर, मिक्स्ड ईथर। ठीक है, यानी कि साधारण ईथर कहते हैं या फिर हम उसे मिश्रित ईथर का नाम देते हैं। जो सिंपल ईथर हैं उन्हें हम सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं, और जो आपके मिक्स्ड ईथर हैं उन्हें हम अनसिमेट्रिकल ईथर का नाम देते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम टाइप्स पे चलते हैं ईथर के। फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़ लिया, फंक्शनल ग्रुप O, और इधर आपका एल्काइल ग्रुप होगा। दूसरा ईथरल ऑक्सीजन कहते हैं हम, ऑक्सीजन जो इसमें प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन एटम। साथ ही साथ तीन चीजें मैंने बताई, इसे हम डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कहते हैं, एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स भी कहते हैं, और साथ ही साथ एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल्स भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम इसके नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप्स के बेसिस पर हम ईथर के टाइप्स की बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ alkyl groups, on the basis of nature of alkyl groups, ethers are of two types। कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरीके के। कैसे दो तरीके के? चलिए देखते हैं हम लोग। पहला सिंपल, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल, और ध्यान से सुनिएगा, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसे हम दो बराबर भागों में क्या कर सकें, बांट सकें। कितने बराबर भागों में? दो बराबर भागों में हम इसे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सिमेट्रिकल में ऑक्सीजन के अगर इधर उधर एल्काइल ग्रुप सेम हो, ध्यान से देखिएगा, ROR, मैंने ROR लिखा है, इधर भी कैपिटल R, इधर भी कैपिटल R, तो इस तरीके का अगर हम ईथर देखते हैं तो उसे हम सिमेट्रिकल ईथर का नाम नाम कहते हैं। ठीक है, या सिमेट्रिकल ईथर का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, सेम एल्काइल ग्रुप बोथ साइड, सेम एल्काइल ग्रुप बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, सिमेट्रिकल ईथर का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर CH3OCH3, एग्जांपल्स यहाँ पे बताने जा रहे हैं आपको। CH3OCH3
या फिर C2H5O, ठीक है, इसे हम कहते हैं। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है उसे हम मेथिल कहते हैं। मेथिल कितने जुड़े हैं? 2। इधर उधर कितने मेथिल हैं? 2। दोनों मेथिल सेम है तो ये सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर के अंतर्गत आएगा। इसका नाम होता है डाई मिथाइल ईथर का नाम देते हैं। यहीं पे इसे हम देखेंगे तो यहाँ पे एथाइल ग्रुप है और यहाँ भी एथाइल ग्रुप है, तो दोनों तरफ सेम है इसलिए सिमेट्रिकल ईथर के अंतर्गत आएगा। इसे हम कहते हैं डाई एथाइल ईथर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? डाई इथाइल ईथर का यहाँ पे नाम देते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई सिंपल के बारे में। अब दूसरा है, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल, इसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ROR के साथ मैंने डैश लगा दिया है, मतलब ये ध्यान में रखना है कि एक एल्काइल ग्रुप अगर मेथिल है तो दूसरा एल्काइल ग्रुप कुछ और होगा, मेथिल नहीं होगा। यानी कि बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर नॉट सेम। बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर नॉट सेम, यानी कि दोनों के एल्काइल ग्रुप यहाँ पे सेम नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि CH3OC2H5, मैंने लिखा कितना? CH3OC2H5, इसे हम कहते हैं एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम देते हैं? एथिल मेथिल ईथर का नाम देते हैं। इसे हम एथिल मेथिल ईथर का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के इधर उधर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर का नाम देते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये तो बात हो गई सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स के बारे में, ठीक है। इसी के साथ साथ हम कुछ नॉमेनक्लेचर की बात भी कर लें, क्योंकि ईथर का नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर करते समय ये ध्यान में रखना है कि इसका जो नेमिंग होता है वो एल्कॉक्सी एल्केन के तौर पे किया जाता है। किसके तौर पे? एल्कॉक्सी एल्केन के तौर पे किया जाता है। आईपीएससी नेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नॉमेनक्लेचर का थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है और नेमिंग का जो तरीका है उसमें दिक्कत आती है। तो चलिए, आईपीएससी के अंतर्गत वैसे मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जीओसी लेक्चर में जब मैंने आईपीएससी का टॉपिक लिया था तो यहाँ पे मैंने नॉमेनक्लेचर आपको बेंजीन तक यानी कि एरोमेटिक तक बताया था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फिर से बात करेंगे और वो है इनके नॉमेनक्लेचर। जब भी कभी नॉमेनक्लेचर की बात होगी किसके? ईथर के, तो ये ध्यान में रखिएगा, जो मैंने अभी तक नॉमेनक्लेचर किया वो सिर्फ कॉमन नॉमेनक्लेचर था, ठीक है। उसे हम कॉमन या ट्राइवियल सिस्टम का नाम देते हैं। तो कॉमन तो आप समझ गए, जैसा जो एल्काइल ग्रुप होगा उसका नाम लिखेंगे, जितनी संख्या होगी उतनी संख्या उसमें लिखेंगे, और साथ ही साथ अगर सिमेट्रिकल है तो डाई वर्ड यूज करेंगे, अगर अनसिमेट्रिकल है तो दोनों का नाम अलग अलग यूज करेंगे, और साथ ही साथ लास्ट में क्या लगाएंगे? ईथर लगाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है वो है आपका आईपीएससी नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आईपीएससी नेम क्या होता है? वो होता है एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक है। अब देखिए, एल्कॉक्सी एल्केन तो आपने देख लिया, लेकिन किसका ऑक्सी बनाना है, एल्कॉक्सी बनाना है, और किसको एल्केन बनाना है, ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि एल्कॉक्सी हमेशा लेस कार्बन नंबर का बनाना होता है, कार्बन नंबर एल्काइल का बनाना होता है, ठीक है। और यहीं पे एल्केन हमेशा लार्ज कार्बन नंबर का एल्काइल का बनाना होता है, ठीक है।
लार्ज कार्बन नंबर एल्काइल का आप क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे, और स्मॉल कार्बन नंबर का आप क्या बनाएंगे, एल्कोक्सी यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर चलिए हम बताते हैं आपको, जैसे कि अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन सेम है, एक कार्बन यहाँ भी है, एक कार्बन यहाँ भी है। देखिए सिमेट्रिकल है कि नहीं, एथाइल यहाँ, मेथाइल यहाँ भी है, मेथाइल यहाँ भी, सिमेट्रिकल है, तो दोनों तरफ कार्बन संख्या सेम है। अब दोनों तरफ कार्बन संख्या सेम है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे इस कार्बन को एल्कोक्सी में बदल दो, चाहे इस कार्बन को आप एल्कोक्सी में बदल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एल्क का मतलब क्या होता है, नॉमेनक्लेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एल्क, बहुत ही ज्यादा, इसे हम कहते हैं रूट वर्ड, और आपको मैंने रूट वर्ड पढ़ाया है, वो भी कहाँ से कहाँ आता है, कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 10 तक। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के लिए हम जनरली मेथ का यूज करेंगे, ठीक है, एल्क की जगह रूट वर्ड में हम मेथ यूज करेंगे क्योंकि एक कार्बन है। तो नाम हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन का मैं एल्कोक्सी बना रहा हूँ तो एल्क की जगह मेथ हो गया, आगे ऑक्सी है तो मेथॉक्सी हो गया। इस कार्बन का एल्केन बनाऊंगा, बचे हुए कार्बन का एल्केन बना दो, तो एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन होता है मेथेन, तो नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी मेथेन नाम हो गया। क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी मेथेन यहाँ पे नाम हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम अगले टॉपिक पे जाएं जो कि अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए है, तो अनसिमेट्रिकल ईथर में यहाँ पर CH3O(C2H5) हो गया। CH3O(C2H5) में मैंने फिर से बोला, लेस कार्बन नंबर एल्काइल का एल्कोक्सी और लार्ज कार्बन नंबर, ठीक है, या ग्रेटर कार्बन नंबर का आपको क्या करना है, एल्काइल का एल्केन बनाना है। तो अगर यहाँ पे देखें इस एल्काइल में तो सिर्फ एक कार्बन है, और इस एल्काइल में देखें तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो जो लेस है उसका हम एल्कोक्सी बनाएंगे। एक कार्बन का मेथ होता है तो लिखेंगे मेथॉक्सी, और 2 कार्बन का एल्केन बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा है तो इसे 2 कार्बन का एथ होता है तो नाम हो जाएगा इथेन। तो एल्क की जगह सिर्फ कार्बन का नाम रख दो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर। ठीक है, तो नाम क्या हो गया, इसे हम कहते हैं मेथॉक्सी एथेन का नाम देते हैं। ठीक है, मेथॉक्सी एथेन का नाम देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ 1-मेथॉक्सी-प्रोपेन, 2-मेथॉक्सी-प्रोपेन, ये नेमिंग कैसे चलेगी, तो चलिए वो भी बता देते हैं कि 1-मेथॉक्सी-प्रोपेन कब होगा, 2-मेथॉक्सी-प्रोपेन कब होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, CH3O, CH2, CH2, CH3, CH3O, CH2, CH2, CH3, और यहाँ पे दूसरा है CH3O, CH2, या फिर ऐसे है CH3। ठीक है, ये 2 तरीके का यहाँ पर आपको हमने जस्ट दिखाया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहली बात तो इधर उधर एल्काइल ग्रुप देखिए, ये भी एल्काइल ग्रुप, ये भी एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है उसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्केन बनाना है तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यहाँ भी 3 कार्बन है, कोई बात नहीं, यहाँ भी बनेगा आपका प्रोपेन। लेकिन ध्यान ये देना है कि ऑक्सीजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, लार्ज नंबर की तरफ से हम देखते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे मेथॉक्सी देखा जाता है या एल्कोक्सी देखा जाता है किस कार्बन से, तो ये पूरा का पूरा वर्ड एल्कोक्सी के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, छोटा एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन मिला करके एल्कोक्सी बनाते हैं, और ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है तो पहले कार्बन पे है, इसलिए नाम है 1, फिर आप बनाओगे एल्कोक्सी जिसे हम कहेंगे मेथॉक्सी, और 3 कार्बन लार्ज वाले में है तो उसका एल्केन नाम हो गया प्रोपेन। यहाँ पे आप देखोगे तो CH3O ये क्या है, एल्कोक्सी बनाएगा। और अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, कॉर्नर से करेंगे, चाहे इधर से चाहे इधर से, क्योंकि हमें लार्ज नंबर चाहिए होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो दूसरे नंबर पर एल्कोक्सी लगा हुआ है इसलिए हम लिखेंगे 2-मेथॉक्सी, इसे हम कहेंगे
प्रोपेन, क्या कहेंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, और ये हो गया 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? तो ये तो नेमिंग का तरीका होता है जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया है। ये बात हो गई किसके बारे में, यहाँ पर आईपीएसी सिस्टम के नेमिंग के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वो है कि प्रिपरेशन ऑफ डाई एथिल ईथर, या जिसे हम एथॉक्सी एथेन कहते हैं, क्योंकि ईथर के अंतर्गत यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एथॉक्सी एथेन से रिलेटेड टॉपिक को ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन, वो भी डाई एथिल ईथर का। ठीक है, या फिर हम इसे एथॉक्सी एथेन का नाम देते हैं। प्रिपरेशन मेथड हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर, और वो है ईथर के अंतर्गत डाई एथाइल ईथर, एथाइल ईथर। ठीक है, डाई एथाइल ईथर, या जैसे हम क्या कहते हैं एथॉक्सी एथेन, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, वो है C2H5O C2H5, C2H5O C2H5, और इसे हम 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एथॉक्सी एथेन भी कहते हैं, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, डाई एथिल ईथर, इसे इसका फॉर्मूला क्या है C2H5O C2H5, और इसे हम एथॉक्सी ईथेन का नाम देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर, वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जैसे हम जनरली प्रिपरेशन मेथड्स के नाम से जानते हैं। तो अगर प्रिपरेशन मेथड्स की बात करें तो सबसे पहला है वो है फ्रॉम एथाइल हैलाइड। कहाँ से? फ्रॉम एथाइल हैलाइड। पहला है फ्रॉम एथाइल हैलाइड। अब एथाइल हैलाइड के अंतर्गत अगर हम देखें तो जनरली इसे हम C2H5X का नाम देते हैं। तो एथाइल हैलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से क्या करने पर, हीट करने पर यहाँ पे क्या बनेगा, वो है डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि एथाइल यहाँ पे हैलाइड ऑन हीटिंग विथ सिल्वर, वो भी कैसा सिल्वर, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, गिव्स डाई एथिल ईथर। क्या देता है? डाई एथिल ईथर को ये प्रोड्यूस करता है। यानी कि जब भी कभी हम एथाइल हैलाइड को ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब इसके रिएक्शन को भी देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होगा। तो हमने यहाँ पर C2H5I जिसे हम एथाइल आयोडाइड का नाम देते हैं, और इसके साथ साथ Ag2O जिसे सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं, इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर यहाँ पर क्या बनता है, डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर यानी कि C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर, साथ ही साथ 2 सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, 2 कितने बनेंगे, यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बन गया आपका मेन प्रोडक्ट। ठीक है, इसे हम एथाइल आयोडाइड के साथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड को हीट करके प्राप्त करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे है वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन द्वारा। ठीक है, ये जो रिएक्शन अभी मैंने आपको बताई है ये सिर्फ आयोडाइड के साथ ही नहीं, यहाँ पे एथाइल क्लोराइड और साथ ही साथ एथाइल ब्रोमाइड के साथ भी देखने को मिलती है। ठीक है, एथाइल क्लोराइड और एथाइल ब्रोमाइड के साथ भी यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं, वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। दूसरा है यहाँ पे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के निर्जलीकरण द्वारा यानी कि डिहाइड्रेशन द्वारा। ठीक है, जिसमें से हम यहाँ पे आपको दो रिएक्शन दिखाएंगे। एक रिएक्शन जो है वो आपका कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट हो रहा है और दूसरे रिएक्शन में एल्यूमिना और एल्युमिनियम फॉस्फेट लिया गया है। ठीक है, एल्युमिनियम फॉस्फेट लिया गया है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होगा। नंबर ए की बात कर रहे हैं, डाई एथिल ईथर इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एक्सेस ऑफ एथिल अल्कोहल विथ कंसंट्रेट H2SO4 एट 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नंबर ए है वो है आपका prepared by heating excess of ethyl alcohol prepared by heating excess of ethyl alcohol with concentrate H2SO4 at 150 डिग्री सेल्सियस। कितने पे? 150 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम क्या करते हैं 150 या 140 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट करते हैं तो ऐसे समय में यहाँ पे क्या बनेगा, वो है आपका डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है और ऐसे समय में वाटर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो 150 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, 140 भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। C2H5OH प्लस C2H5, इसको हम कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में 140 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ऐसे समय में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बनता है C2H5O, C2H5 जिसे कहते हैं डाई एथिल ईथर और साथ ही साथ H2O का फॉर्मेशन होता है। ये जो डाई एथिल ईथर है, ठीक है, ये आपका डिहाइड्रेशन द्वारा बना हुआ है जिसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कौन करता है, आपका H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी यहीं पे देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा भी यहाँ पे एक टाइप है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का जिसमें वेपर्स ऑफ एथिल अल्कोहल आर पास्ड ओवर रेड हॉट एल्यूमिना एट 250 डिग्री सेल्सियस और एल्युमिनियम फॉस्फेट एट 350 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वेपर ऑफ एथिल अल्कोहल। ठीक है, वेपर ऑफ C2H5OH आर पास्ड ओवर एल्यूमिना एट 250 डिग्री सेल्सियस और ओवर एल्यूमिनियम फॉस्फेट जिसे हम AlPO4 एट 350 डिग्री सेल्सियस। AlPO4 का नाम देते हैं एट 350 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन कैसे होगा, चलिए देखते हैं। C2H5OH का हम यहाँ पे क्या लेने जा रहे हैं, वेपर फेज लेने जा रहे हैं।
ठीक है, और इसमें भी वही प्रोसेस होगी, बस यहाँ तो अगर हम वेपर पास कराते हैं एल्यूमिना पे या फिर एल्यूमिनियम फॉस्फेट पे तो गिवन रिएक्शन होगा, ये C2H5OH है अल्कोहल, यानी कि एथिल अल्कोहल है, जिसको एल्यूमिना पे 250 डिग्री सेल्सियस पे पास कराना है, ठीक है। और यहीं पे यहाँ पे एल्युमिनियम फॉस्फेट पे 350 डिग्री सेल्सियस पे अगर पास कराते हैं तो डाई एथिल ईथर, यानी कि यहाँ पे जिसे हम क्या कहते हैं एथॉक्सी एथेन, ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है और वो है आपका इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बहुत ही सिंपल सा, ये मैं फिर से बता दूं कि जो अभी अभी मैंने वेपर फॉर्म में और या ये सारी चीजें पढ़ी है, यही इसका क्या है इंडस्ट्रियल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल ही इस रिएक्शन को देते हैं, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं वो एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं इस रिएक्शन में। ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल्स ही इस रिएक्शन को देते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी जो अल्कोहल्स होती हैं, यानी कि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स, वो क्या बनाती हैं एल्कीन का फॉर्मेशन करती हैं, हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करती हैं। चलिए अगले पे हम चलते हैं, वो है विलियमसन सिंथेसिस। अगला है विलियमसन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बाद प्रिपरेशन मेथड में अगले मेथड की तरफ चलते हैं और वो है आपका यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, ये हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो एथाइल ब्रोमाइड को या फिर एथाइल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्ट कराने पर डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एथाइल ब्रोमाइड को या एथाइल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्ट कराने पर यहाँ पे क्या बनेगा, वो है आपका डाई एथिल ईथर, ठीक है। चलिए देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस में हम यहाँ पे रिएक्ट करा के उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ऐसे समय में डाई एथिल ईथर बनेगा, ठीक है। दिस रिएक्शन आल्सो कन्फर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ डाई एथाइल ईथर, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ईथर को भी कंफर्म करता है, यानी कि डाई एथाइल ईथर के स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, कंफर्म करता है। यानी कि जब भी कभी हमें डाई एथाइल ईथर के स्ट्रक्चर को कंफर्म करना होगा तो हम विलियमसन सिंथेसिस मेथड का ही यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि SN2 मैकेनिज्म द्वारा इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे वो है C2H5I मैंने ले लिया है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम एथॉक्साइड के साथ, तो जिसका फॉर्मूला है C2H5ONa, इसे हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, और इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ऐसा करने पर यहाँ पर सोडियम आयोडाइड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा C2H5 प्लस सोडियम आयोडाइड, क्या बचेगा C2H5 और साथ ही साथ क्या बचा है यहाँ पे सोडियम आयोडाइड यहाँ पे बचता है। तो जो डाई एथिल ईथर है ये यहाँ पे बनता है, ध्यान रखिएगा कि आयोडाइड की जगह हम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, और यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड की जगह हम पोटेशियम एथॉक्साइड भी ले सकते हैं। तो ये नाम है इसका एथाइल आयोडाइड, और साथ ही साथ ये था सोडियम एथॉक्साइड, और ये बनता है आपका डाई एथिल ईथर। क्या बनता है, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। चलिए, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो जिसे आप जानते हैं RMGX के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और RMGX का अगर हम क्या करें यहाँ पर रिएक्ट कराएं किससे, आपका किसी भी क्लोरोमेथिल एथाइल ईथर से, यानी कि अगर हम क्लोरोमेथिल एथाइल ईथर से यहाँ पर किसको रिएक्ट कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, तो ऐसे समय में डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ इस तरीके से CH3MgI, इसे हम क्या कहते हैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, या फिर RMGX, या फिर हम इसे कहते हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड का नाम देते हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे कराने जा रहे हैं, वो है क्लोरोमेथिल एथाइल ईथर, क्लोरोमेथिल एथाइल ईथर से कराते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनता है CH3 CH2O CH2 CH3, ये बन गया, यानी कि C2H5 इधर, और ये CH2 और CH3 मिलकर C2H5 बना लेंगे, और साथ ही साथ मैग्नीशियम के साथ आयोडीन और क्लोरीन, ये आपका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्लोरोमेथिल एथिल ईथर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं, उसको हीट करते हैं, तो ऐसे समय में आपका क्या बनता है, वो है डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है वो है लैबोरेटरी प्रिपरेशन। अगला है लैबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा अधिकतर इसको प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन अगर हम लैबोरेटरी मेथड की बात करें, लैबोरेटरी मेथड की बात करें, तो इस मेथड के अंतर्गत डाई एथिल ईथर को एथिल अल्कोहल के डिहाइड्रेशन द्वारा बनाते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से C2H5OH प्लस H2SO4 कैसा है, कंसंट्रेटेड है। इसको हमने कितने डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, और यहाँ पे C2H5HSO4 ये है, और साथ ही साथ वाटर का एलिमिनेशन होता है। इसे हम कहते हैं एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसे हम क्या कहते हैं, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का नाम देते हैं, ठीक है, एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का नाम देते हैं। अब एथाइल हाइड्रोजन जो सल्फेट है, इसको हम फिर से एक्सेस में एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं। C2H5HSO4 को हम C2H5OH से रिएक्ट कराते हैं, तो इतना पोर्शन यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा H2SO4, और बाकी बचा हुआ पोर्शन जिसे हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये C2H5OH था, ये आपका क्या बनाएगा, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये बन जाता है C2H5O C2H5 प्लस H2SO4, ये बनता है डाई एथिल ईथर, ठीक है। डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। तो ये तो बात हो गई ईथर के बारे में, ईथर के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में, उसका लैबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन हमने आपको बताया। यहीं पे आपका जो ईथर है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, जिसे क्या करना होता है, प्योरीफाई करना होता है। तो प्योरीफाई करने के लिए उसका प्योरीफिकेशन करना जरूरी है।
कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि H2SO4 हो गया, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया। तो प्राप्त ईथर यानी कि जो डाई एथिल ईथर हमको इन सभी रिएक्शन या मेथड से मिलता है, इन सभी में कुछ इम्प्योरिटीज को हमेशा क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, और फिर जाके आपको जो कंसंट्रेटेड या एक तरीके से प्योर एथाइल ईथर डाइथिल ईथर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे किसके बारे में, इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। नेक्स्ट है जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू सो मच।